आज फिलीपींस और उसके आसपास के प्रशांत महासागरीय इलाकों में 7.8 तीव्रता का एक भेद शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप आया है। इस भीषण भूकंप के झटके इतने तेज थे कि फिलीपींस के साथ साथ पड़ोसी देश इंडोनेशिया के भी कई हिस्सों में भी तुरंत सुनामी की गंभीर चेतावनी जारी कर दी गई और तटीय क्षेत्रों को इंडोनेशिया और फिलीपींस के तटीय क्षेत्रों को खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं और समुद्र में जो भी जहाज़ें थी उन्हें तुरंत तट पर पहुँचने के आदेश दे दिए गए हैं। और आगे हो सकता है कोई और झटके आए, इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि आप पक्के मकानों में न रहें, खुली जगह में रहने का प्रयास करें। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि भूकंप के बाद समुद्र में सुनामी आती क्यों है। उसके लिए भूकंप के बाद समुद्र में सुनामी इसलिए आती है क्योंकि समुद्र के नीचे या उसके आसपास आए तेज भूकंप से समुद्र की सतह, जिसे सी फ्लोर भी कहा जाता है, अचानक उसके ऊपर या उसके नीचे खिसक जाती है। जो प्लेटें हैं वो ऊपर नीचे हो जाती है, जो परतें। इसके कारण भारी मात्रा में पानी अपनी जगह से हट जाता है, मतलब विस्थापित हो जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है और इस विशाल जल राशि विशाल लहरों का रूप लेकर तेजी से किनारों की तरफ दौड़ती है। सुनामी के उत्पन्न होने की पूरी प्रक्रिया और अच्छे से समझिए। टेक्टोनिक प्लेटों में टकराव, जो धरती के नीचे रहती है, समुद्र के नीचे जो रहती है प्लेटें रहती हैं, जिसे टेक्टोनिक प्लेटें भी कहा जाता है। समुद्र के नीचे जमीन के अंदर विशालकाय टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती है या एक दूसरे के नीचे धंसती हैं तो अचानक भारी दबाव बनता है और भूकंप आता है। भूकंप का कारण तो ये है कि जो प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे धंस जाती हैं तो वो एक कंपन बनता है और वो एक भूकंप का कारण बनता है। अब दूसरा है समुद्र तल का खिसकना। इसके एक झटके से समुद्र के नीचे की जो ज़मीन है वो ऊपर नीचे हो जाती है। जब प्लेटें एक दूसरे के नीचे टकराती हैं या दबाव बनती हैं तो उसके इस झटके से समुद्र के नीचे ज़मीन ऊपर नीचे हो जाती है या उसे दरार पड़ जाती है। पानी का विस्थापन, अब इसकी वजह से क्या होता है, पानी डिस्प्लेस हो जाता है, दूसरी जगह हो जाता है, अपने स्थान छोड़ के कहीं दूसरे स्थान में, दूसरा जो पानी है कहीं एक तरफ पानी इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है। जब समुद्र की सतह अचानक ऊपर उठती है तो उसके ऊपर मौजूद अरबों टन पानी भी ऊपर उठता है और संतुलन बनाने के लिए लहरों के रूप में चारों तरफ से तेज़ी से भागने लगता है। जब वो प्लेट ऊपर उठती है तो जो उसका अरबों टन पानी है वो भी ऊपर उठता है और वो पानी ऊपर उठेगा तो नेचुरल रूप से वो लेवल बनाने के लिए क्या करेगा, वो लहरों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भागेगा। किनारों पर तबाही, गहरे समुद्र में इन लहरों की ऊंचाई बहुत कम होती है। जहाँ ये गहरे पानी, जहाँ से भूकंप आता है लगभग, या गहरे समुद्र में बीच में इनकी लहरें कम होती हैं, ऊंचाई कम होती है, लंबाई अधिक होती है लेकिन ऊंचाई कम होती है। लेकिन इनकी गति बहुत तेज होती है। जैसे ये उथले कम गहरे पानी, जैसे तटीय क्षेत्र के पास आते हैं तो तटीय इलाकों में पहुँचती है, इनकी गति तो धीमी हो जाती है उन तटीय क्षेत्रों की हाइटों की वजह से, लेकिन लहरों की ऊंचाई कई मीटर तक बढ़ जाती है। गहरे समुद्र में इनकी गति तेज रहती है लेकिन ऊंचाई कम होती है। जैसे तटीय क्षेत्रों में पहुँचती है इनकी गति में कुछ बदलाव आ जाता है, कम हो जाता है, लेकिन इनकी जो ऊंचाई है वो कई मीटरों में बढ़ जाती है, जो भारी तबाही मचाती है क्योंकि वो तटीय क्षेत्रों में घुस जाती है फिर उसकी ऊंचाई की वजह से। प्रत्येक भूकंप से सुनामी नहीं आती है, ये समझने वाली बात है। हर प्रत्येक भूकंप आता है समुद्र में तो उससे नहीं आती है सुनामी। सुनामी कब आती है? इसके लिए भूकंप का समुद्र के नीचे आना पहला कारण। जैसे कि स्थल भाग पे आएगा तो वो सुनामी नहीं लाएगा। पहला तो ये है कि भूकंप का आना चाहिए समुद्र के नीचे होना चाहिए उसका केंद्र बिंदु। दूसरा, उसकी तीव्रता कम से कम 6.5 से लेकर 7 रिएक्टर पैमाने से अधिक होना चाहिए। 6.5 से 7 रिएक्टर पैमाने पर या इससे अधिक होना चाहिए। यदि 6.5 से नीचे है रिएक्टर तो सुनामी का चांसेस नहीं रहते। जैसे आज फिलीपींस का आया है तो वो 7.8 आया है, इसलिए उसके तुरंत जारी कर देगी कि सुनामी आ सकती है। गहरे समुद्र के नीचे होने वाली भूकंपीय गतिविधियाँ सुनामी के बीच में इस वैज्ञानिक संबंध को कई गहराई समझने के लिए हमें आपको किसी विशेष क्षेत्र में हाल ही में कई आई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। जैसे भी ये सुनामी के लिए आई अलर्ट किया इसके लिए।
तो ये सब चीज़ें थी जो सुनामी आने का कारण बनती है। और जब ये सुनामी खासकर जहाँ भूकंप के अंदर होता है, जैसे भी इसका बताया गया है फिलीपींस का कि इसका सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे इसका भूकंप केंद्र था, और ये 7.8 के आसपास बताया गया है। पहले इसको ज़्यादा बताया गया था, लेकिन इसको बाद में 7.8 बताया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो काफ़ी रिएक्टर पर ये भूकंप आया है। और ये इसका भूकंप की वजह से जो प्लेटें इधर उधर हुई होंगी, उनके साथ जो पानी एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हुआ होगा, अब वो वापस रीसेट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, लहरें बनेंगी। और गहरे समुद्र में इन्हें लहरें नॉर्मली गति तेज होती है, लेकिन इनकी हाइट होती है वो कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे तटीय क्षेत्रों में आएंगे, क्योंकि जैसे तटीय क्षेत्रों में आएंगे तो समुद्र की जो गहराई है वो कम होती जाएगी, तो उससे क्या होगा, इनकी रुकावट आएगी और इनकी गति में कमी आएगी। लेकिन गति में कमी आने के लिए जो टकराव होता है उसकी वजह से लहरें, इनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है कई मीटरों में, और जैसे जैसे तट पे आएगी इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसकी वजह से जो तटीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि समुद्र से तो तटीय क्षेत्र थोड़ा हाइट में रहते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई की वजह से जो लहरें उत्पन्न हुई है, जो किनारे पे आके इनकी ऊंचाई बढ़ गई, इसकी वजह से ये क्या करती है, किनारों में प्रवेश कर जाती है, तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में जनधन की हानि होने की संभावना हो जाती है। जब भी कभी भूकंप आए इस तरह से, और आप समुद्र क्षेत्र के आसपास में रह रहे हो, तटीय क्षेत्रों में रह रहे हो, और आप तुरंत किसी न्यूज़ या इस तरह के तुरंत आपको देखना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए सरकार के हाई अलर्ट या इस तरह के आदेशों के लिए, और प्रयास करना चाहिए कि तटीय क्षेत्रों को आप छोड़ दें और किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में चले जाएं। और यदि भूकंप एक बार आ गया है तो प्रयास करना चाहिए कि हो सकता है उसके बाद कई बार भूकंप लगातार आते रहते हैं, इनके झटके, तो आप एक बार आ गया तो आप बाहर निकलिए ओपन में, और खुली जगह में थोड़ा समय बिताइए। बड़ी बिल्डिंग या इस तरह की जगह पे आपको नहीं रहना चाहिए। तो ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। और सुनामी के समय में आपको हमने बता दिया कि तटीय क्षेत्रों से आपको दूरी बनानी चाहिए, जैसे भूकंप आ गया आपको तुरंत खाली कर देना चाहिए।